जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सीआरपीसी के रिवीजन का यह अगला पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 को पूरा डिस्कशन करेंगे। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स कि कैसे हम लोगों को अरेस्ट करते हैं, क्या कुछ उसमें प्रोसीजर है, किन कंडीशनों में अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट के बाद क्या करते हैं, उनको किस तरह से बताते हैं कि ये जमानती है क्या जमानती अपराध है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का बेल जो है आपने सही से ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो एक बार फिर से बेल बटन पर क्लिक करके उसे ऑल ऑन कर ले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं आपके वीडियोज़ के, तो उनको यह देखा गया कि वो अपने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके नहीं रखे हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है सभी से कि जिनको भी नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बेल आइकन को फिर से प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि ये सारी मेहनत जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक्शन 41 एकदम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपको कंडीशनल भी बन सकते हैं, डायरेक्ट भी बन सकते हैं। 41 में क्या है, हेडिंग है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। किस कंडीशन में पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन दिए गए हैं, जिसका कि एक ट्रिक पहले पुराना था जिसको कि सिप सोडर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ आई वाला हट गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो सी से सबसे पहला है कि अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है तो उस कंडीशन में इसे अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा जो ये कहा गया है, आई वाला इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग हटा करके ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस जिसमें कि पनिशमेंट है 7 साल और उससे अधिक का, और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि निम्नलिखित में से कोई ऐसा कंडीशन है जिसके कारण कि अरेस्ट करना बिना वारंट के या अरेस्ट करना उसको आवश्यक है, तो वो अरेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो दूसरा ऑफेंस ना कर दे, कहीं वो इन्वेस्टिगेशन को बाधित ना कर दे, कहीं वो किसी भी प्रकार से एविडेंस को जो है टेम्पर ना कर दे, या फिर अगर कोई साक्षी है, एविडेंस है जिसका, या विटनेस है, उसको जो है क्या करे, इंड्यूसमेंट, खतरा या भय ना दिखाए ताकि वो जो है कोर्ट में जा कर के सत्य बोलने से मुकर जाए। तो इन कंडीशनों में वाले अपराधी को भी हम बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई घोषित अधिकारी है, घोषित अपराधी है, चाहे वो इस विधि के अधीन या फिर स्टेट के द्वारा। डी में है, अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलता है तो उसे भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, पुलिस गिरफ्तार करती है बिना वारंट। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ड्यूटी। अगर किसी पुलिस वाले के कर्तव्य में जो है बाधा पहुंचाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। इसके बाद जो है डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स, मतलब कि किसी भी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन से, संघ के सशस्त्र बल से क्या है, भगोड़ा या अभित्याजक हो गया है तो भी उसे बिना वारंट गिरफ्तार करते हैं। अब जिसके साथ एक्स्ट्राडिशन है, जिस देशों के साथ प्रत्यर्पण है, वहाँ पर भी हम उसे बिना किसके बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। उसके बाद है रिलीज्ड कन्विक्ट। अगर उसे छोड़ा गया है, किसी भी तरीके से छोड़ा गया, सिद्ध दोषी है और 356 के धारा 5 के अधीन, तो अगर वो नियम भंग करता है, नियम भंग करने का मतलब क्या है, कुछ लोगों को जब मतलब कि कंडीशनल तरीके से छोड़ा जाता है कि आप देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, उन कंडीशंस को अगर वो तोड़ता है तो फिर उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, अगर कोई अपराधी है एक अधिकार क्षेत्र के पुलिस के दूसरे अधिकार क्षेत्र में चला जाता है तो भी वह रिक्विजिशन करके उसको गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 41 का ए से लेकर के डी तक है। ये आपको या तो मैच द फॉलोइंग करके भी आ जाए या फिर सीधा सीधा ही पूछ दे कि इनमें से कौन सही मिलान किया हुआ है, या फिर जिगजैग करके आपको पूछ ले। तो चारों याद रखना है कि सबसे पहला 41 का ये है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस। पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना होना चाहिए। मतलब किसी को भी अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको नोटिस दे करके ये करना है कि हाँ हाजिर होइए। अगर नहीं होता है तो फिर आप उसे जा करके गिरफ्तार करेंगे। दूसरा ये कहता है कि 41 बी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं
तो अरेस्टिंग अथॉरिटी जो है या ऑफिसर, उसका क्या ड्यूटी है, तो सबसे पहले वो अपना विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ उसके नाम का और उसके रैंक वो दिखना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट लेके जाना चाहिए और अरेस्ट मेमोरेंडम ले जाने के बाद एक विटनेस होना चाहिए उसके फैमिली मेम्बर का। अगर वो ना हो तो रेस्पेक्टेबल कोई मेंबर हो उस लोकालिटी का, चर्चित व्यक्ति, उसके सामने जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ गिरफ्तार करने के बाद क्या है, काउंटर साइन लेना चाहिए, प्रति हस्ताक्षर लेना चाहिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का। तो जब भी आप अरेस्ट मेमो को देखेंगे तो अरेस्ट मेमो में अंतिम में क्या है, जो जिसको हम अरेस्ट करते हैं उसकी गिरफ्तारी है, वही कहते हैं काउंटर साइन। एंड तीसरा पार्ट ये कहता है कि जब आप अरेस्ट कर लेते हैं किसी को मेमोरेंडम पर, तो उसके राइट है कि उसके रिलेटिव या फ्रेंड को आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि फला व्यक्ति जो है, जो आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है, उसको इस थाने में अरेस्ट करके रखा गया है। तो ये हो गया 41 का भी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। इसके बाद 41 के सी में आपको कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया। ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकता है पुलिस कंट्रोल रूम को प्रत्येक जिला में और राज्य स्तर पे। और इस कंट्रोल रूम का काम क्या होगा, जितने भी उस जिला के अपराधी हैं या उस स्टेट के अपराधी हैं, वो कंट्रोल रूम के बाहर उनका लिखा रहेगा कि ये एक तरह से जिसको कि रॉक गैलरी कहते हैं, उस तरीके से सारा चीज़ डिस्प्लेड रहेगा कि किसको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है और किस अपराध में उसको नहीं किया गया है, वो किस अधिकारी ने उसे अरेस्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर पूरा डिटेल दिया रहेगा। 41 के डी में यह बताया गया है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। ये कहा गया है कि गिरफ्तार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं तो पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद का वकील से मिलने का अधिकार है उसके पास। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे 41 से 41 डी, 41 ए, 41 बी, 41 सी, 41 डी सवाल यहाँ से आपके बनेंगे 99%। 42 में है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। ये सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना है कि कोई भी नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करता है तो भी उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। फिर क्या है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया होगी। तो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जब गिरफ्तारी की जाएगी तो उसे या तो मजिस्ट्रेट के पास वो पुटअप करेगा या फिर निकटतम जो है पुलिस थाने में बिना किसी विलंब के वह ले करके जाएगा। एंड 44 में है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट खुद ही अरेस्ट करेगा, तो अरेस्ट करने के बाद संज्ञान लेगा, संज्ञान लेने के बाद जिस भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है उसको सूचना देगी और वह पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। 45 इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रॉम द अरेस्ट, क्योंकि हम लोग भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और यहाँ पर क्या है, हमें अगर कोई गिरफ्तार करता है किसी भी घटना में तो उसके लिए प्रोटेक्शन है कि बिना यूनिट हेड या बिना फोर्स हेड के पूछे बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। 46 से आपको सीधा सवाल बन सकता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, ये किस में लिखा हुआ है, तो 46 में। और प्रोसीजर से भी सवाल बन सकते हैं कि किसी को भी छुएगा या उसके बॉडी को कन्फाइन करेगा तो उसे अरेस्ट माना जाएगा तब जब वह शब्द और कर्म से, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, पुराने फिल्मों में हैंड्स अप, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो इस तरीके से कहने के बाद अगर वो अपने आप को समर्पित नहीं करता है तो उसके बॉडी को छुआ जाएगा या कन्फाइन किया जाएगा। पहला कंडीशन ये है। उसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई औरत है तो उससे पहले वचन से ही किया जाएगा, लेकिन जब नहीं होता है तो एक्शन छूने का और उसे डिटेन करने का फीमेल ऑफिसर को ही पावर है, फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि अगर उसकी गिरफ्तारी का वो फोर्सिबली इंडेवर टू अरेस्ट, मतलब रेसिस्ट करता है, गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का जो है बलात् प्रतिरोध करता है और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है वह व्यक्ति, तो उतनी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जितना कि उसे गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है। और तीसरे कंडीशन में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय मृत्यु तक कारित नहीं की जाएगी अगर उसका अपराध जो है, अपराध पनिशिबल है या तो आजीवन कारावास से या फिर मृत्युदंड से। उसी कंडीशन में उसको गिरफ्तार करते समय अगर रेसिस्ट करता है तो हम मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, लेकिन और बाकी कंडीशनों में ऐसा नहीं करेंगे। एंड लास्ट में यह कहता है किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है तो महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेगी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उनका परमिशन लेकर के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 46। सेक्शन 47 में है, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन साउथ टू बी अरेस्टेड।
उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हो गया है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो इसमें ये पहला कहा जाता है कि वो पहले तो उस मकान का जो मालिक है या फिर उनको आवाज़ लगा कहेगा तो वो असिस्ट करेगा। सेकंड कंडीशन में अगर असिस्ट नहीं करता है तो ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करेगा, फिर भी ज़बरदस्ती नहीं घुस पाता है तो तीसरे कंडीशन में कहता है कहीं से भी इंटर करेगा, मतलब किसी भी कंडीशन में खिड़की दरवाजे जहाँ से भी तोड़ करके हो वहाँ से इंटर करके उसे गिरफ्तार करेगा। आगे है सेक्शन नंबर 50 जिसमें है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और राइट टू बेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों को बताना और जमानत के अधिकार की इत्तला देना। जैसे भी आप रेलवे एक्ट, आरपीओपी एक्ट किसी भी सेक्शंस में आरपीएफ गिरफ्तार करती है तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बताती है कि आपने इस रेलवे एक्ट के इस धारा का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी इसका अधिकार देता है पुलिस अधिकारी को। सेक्शन 50 का ए फिर इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट ईटीसी टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, मतलब गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बाद किसी नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। तो जब भी हम लोग अरेस्ट करते हैं किसी को भी, तो अरेस्ट करने के बाद हम उसके अरेस्ट के बारे में सूचना उसके घर वालों को देते हैं। अगर वह नहीं देना चाहता है तो वहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं रिफ्यूज़ टू इन्फॉर्म। इन चीज़ों को क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेक्शन 50 सीआरपीसी में ये चीज़ें बताई गई है। 51 इम्पॉर्टेंट फिर से सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यहाँ पर्सनल सर्च के बारे में या सर्च के बारे में बताया गया है। 51 के 1 में जो है मेल के बारे में बताया गया और 52 के 2 में फीमेल के सर्च के बारे में बताया गया है। 1 में तो यही कहा गया है कि मेल को सर्च किया जा सकता है और 51 के 2 में ये कहा गया है कि फीमेल का तलाशी एक फीमेल अधिकारी या फीमेल के द्वारा ही लिया जाएगा। 53 और 54 सेम है। 53 में क्या कहता है? 53 में कहता है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर हम पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिक्वेस्ट पे, ताकि किसी प्रकार का सबूत मिल जाए, जैसे रेप का केस होता है या फिर किसी और कंडीशंस में जिसमें कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद हम उसको एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सेक्शन 53 के तहत रिक्विजिशन दे करके मेडिकल कराते हैं। और जनरली हर एक्यूज को जो है हम लोग किसके तहत, सेक्शन 54 के तहत इसका एग्जामिनेशन कराते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको प्रोड्यूस करने से पहले मजिस्ट्रेट के उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। ठीक यहीं पर 53A को याद रखना है। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज रेप बाय मेडिकल एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल पिटिशनर। अगर कोई रेप का जो है अपराधी है तो उसका मेडिकल जो है वो किस में, 53A में स्पेशली बताया गया है। और 53 के तहत हम उनको कर सकते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें मेडिकल के बाद कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे कि हम यह साबित कर सके कि वह अपराध हुआ है। जैसे कि गंभीर चोट के मामले में ऐसा होता है कि वह चोट जिसमें व्यक्ति 20 दिन से ज़्यादा तक अपने नित्य कामों को करने में जो है असफल हो जाता है या नहीं कर पाता है, तो वो गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। ये प्रूफ कैसे होगा कि वो गंभीर चोट है? ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इसके बारे में बताएगा, तो उस कंडीशन में भी हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो 54 तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 54A जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। जैसा कि आपने सभी लोगों ने शोले मूवी देखा होगा जिसमें कि कहता है कि इसमें जेल में बंदूक आ गए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन परेड लगता है, सारे लोगों को कैदियों को फाइलिंग किया जाता है और वहाँ पर पहचानने का प्रयास किया जाता है कि किसने ऐसा कहा है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है, तो उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। इन सब चीज़ों के बारे में, गिरफ्तार व्यक्ति का शिनाख्त करने के बारे में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 55A, जहाँ पर यह कहा गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसी के तहत हम लोग जो जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो उस अरेस्टेड पर्सन को मील प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो रात में रहता है या किसी भी समय रहता है तो सारी चीज़ें, उसके नेचुरल कॉल, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो मेडिकल को दिखाया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब भी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल से हॉस्पिटल क्यों लिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन को रखना है और जब भी उसकी आवश्यकता हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है। सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन।
तो हम लोग अरेस्टेड बाय सिविल पर्सनस के में जो सेक्शन पढ़ा वहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा उसे या तो मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसे SHO कहा जाता है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। सेक्शन 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। ये 24 आवर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम ऑफ नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब जर्नी के समय को छोड़ करके बाकी समूहों को 24 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके पहले ही क्या करना चाहिए, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पुटअप करना चाहिए। तो 57 तक इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद ये 2-3 जो है चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड, कि कैसे हम पर्सन जिसको अप्रीहेंड किए है शक के बिना पर उसको कैसे छोड़ेंगे। तो लिखा है नो पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। इन्हीं 3 कंडीशन में उसको छोड़ा जा सकता है। तो चैप्टर 5 में हम लोगों ने क्या देखा, अरेस्ट के बारे में, किस किस कंडीशन में हम अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट के में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको अरेस्ट संबंधी अब जब भी सवाल पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत, तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।